मान लीजिए कि you have this one capacitor, ठीक है, this way you have one capacitor like this and you have another capacitor this way, दूसरा कैपेसिटर है, एंड लेट अस से कि इस वाले कैपेसिटर का जो चार्ज है वो Q1 है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका चार्ज इज Q2 एंड कैपेसिटेंस इज C2, द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q2 एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C2, दीज आर टू कैपेसिटर्स। आपसे ये बोला जा रहा है सर, आपसे ये बोला जा रहा है कि नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। मुझे एक बात बताओ कि इसका अगर मैं इनिशियल वोल्टेज लिखूं तो डोंट यू थिंक दैट इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय C1, और इसका अगर इनिशियल वोल्टेज लिखूं तो दैट इज नथिंग बट Q2 by C2, am I correct? Tell me yes or no. Yes sir. Yes sir. अब undoubtedly these two voltage, which is the initial voltage of the two capacitors, are not equal. V1 is not equal to V2. अगर V1 V2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि out of the two one will be greater and another will be smaller, ठीक है, एक दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। ऑब्वियसली बात है कि if they are not same तो दोनों में से एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। और हमें मालूम है कि जब भी देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लोज, चार्ज का जो फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, चार्जेस फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखो, सीधी सी तीन बातें आपने पढ़ी हैं 11th में, दो चीजें आपने पढ़ी है, हीट और दूसरा आपने पढ़ा है लिक्विड वाला केस। हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, लिक्विड फ्लोज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। In the similar fashion, charge flows because of the potential difference. You create a potential difference, charge will flow, and it will flow till the potential difference becomes zero. That means till the potential of the two becomes equal. सही है सर? तो एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा। मान लो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। मान लो कि यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज आया, मान लो कि लेट V1 is greater than V2, मैं मान लूंगा, तो यहाँ से Q आएगा चार्ज, तो यहाँ Q पहुंचेगा, यहाँ से जितना यहाँ पहुंचा उतना यहाँ से निकलेगा और फिर वो यहाँ पहुंचेगा। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझे? Yes sir. तो अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ Q, स्क्रीन पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्क्रीन इज फ्रीज्ड, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट। ये अचानक एक साथ आया, बीच बीच में कुछ नेटवर्क एरर होता है, इसका मतलब। खैर, ये आपको दिखाई दिया कि I have taken the positive charge coming out from the first capacitor, the same charge will go to the next lower capacitor. जितना एक कैपेसिटर पे चार्ज आएगा the same will come out from that, ठीक है, from the second plate of that, and that will go to the next. Did you understand? Tell me yes or no. याद Yes. रखो, कैपेसिटर पे टोटल चार्ज हैज टू बी कंजर्व्ड, तो जितना एक से निकला है उतना ही दूसरे में पहुंचना चाहिए, या जितना दूसरे में पहुंचा है उतना ही पहले से निकलना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ शिवांग, Yes sir. मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इसका अगर ये Q1 था चार्ज, नाउ द चार्ज हैज बिकम, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज नाउ? Q1 था चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज हैज कम आउट फ्रॉम इट, तो व्हाट वुड बी द फाइनल चार्ज? Q1 माइनस ऑफ Q और नॉट? Yes sir. एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड प्लीज। Yes sir. ऐसा नहीं कि मैंने शिवांग का नाम लिया तो शिवांग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी तरह से इस पे इनिशियल चार्ज था Q2, तो अब इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा? Q2 था और Q यहाँ से आया, तो दिस विल बी इट्स फाइनल चार्ज। और ये कब तक ऐसा होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो लेट फाइनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया? ऑब्वियसली लेट फाइनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। लेट क्या? फाइनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल नहीं लिखूंगा, लेट फाइनल पोटेंशियल बिकम्स V, मान लीजिए। समझ रहे हैं? तो यही V हमें निकालना है कि अगर हम दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो व्हाट विल बी दिस V। पहले यहां तक मेरी बात समझ आई है? Sir. तो वो फर्स्ट कैपेसिटर में डेल्टा टी टाइम में सपोज कि अगर क्यू निकला होगा तो उसी टाइम में पीछे से क्यू एंटर भी तो हुआ होगा ना? बिल्कुल, हाँ। तो बट फाइनल एक प्लेट से निकल रहा है और दूसरे प्लेट पे इंटर हो रहा है, और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मींस द चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट। यस सर। ठीक है, तो नेगेटिव पे मतलब दोनों का सम, वैसे अगर देखें तो दोनों का सम तो वैसे भी जीरो होना चाहिए फिर तो। कि अगर मैं कहूँ ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर इसके पॉजिटिव प्लेट पे है तो द सेम विल बी द चार्ज ऑन इट्स नेगेटिव प्लेट, यस तब तो ये हमेशा जीरो है फिर तो।
तो इसीलिए आप याद रखिए कि whenever we say the charge of the capacitor we mean the charge of its positive plate. Charge of capacitor का क्या मतलब होता है? Charge of its positive plate. Did you understand? यस सर। ठीक है, तो देखो मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर पे वोल्टेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V is equal to Q by C. Tell me yes or no. यस सर। ठीक है, ये तो लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मुझे खुद सोचिए आप कि जब यहाँ पर आपका फाइनल वोल्टेज लिखेंगे तो आप लिखेंगे Q1 माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस विच इज C1, और इसका आप लिखेंगे Q2 प्लस ऑफ Q डिवाइडेड बाई C2। इसको सॉल्व करिए। अगर ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है, नीट के बैचेस में नहीं कराता हूँ, तुम्हें करा दे रहा हूँ बस ऐसे ही। अगर प्लेन 12th भी पढ़ा रहा होता तो ये नहीं कराता, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा होता है और इसका कोई डेरिवेशन आपसे पूछता नहीं है। जस्ट फॉर योर नॉलेज में ये करा रहा हूँ कि आपको आइडिया तो रहे कैसा हो क्यों रहा है। इफ यू समटाइम इफ यू forget the formula then also you will be able to solve at least. तो Q1 multiplied by C2 minus of Q multiplied by C2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं Q2 multiplied by C1 plus of Q multiplied by C1। यहां से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ Q multiplied by C1 Q2 multiplied by C1 Q multiplied by C1। हाँ, यहां से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए Q1 minus of Q2 Q1 C2 minus of Q 2 C2 C1 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, इसको देखना, Q कॉमन ले लूं C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ। यस सर। तो Q की वैल्यू ये आ गई। Q की वैल्यू क्या आ गई? Q की वैल्यू आ गई हमारी, कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो यहाँ से निकल आया, Q1 C2 माइनस ऑफ Q2 C1। ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, Q1 C1 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस C2। ये आया चार्ज फ्लोन फ्रॉम वन टू अनदर। तो हमें निकालना क्या था? फाइनल वोल्टेज। अगर ये चार्ज इतना फ्लो कर गया है, ये तो Q की वैल्यू आई, क्लियर है? तो किसी वोल्टेज अगर हम लिखेंगे तो किसी एक से लिख लीजिए, बिकॉज दोनों का सेम है। तो देयरफॉर यहां से हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, देयरफॉर नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। देयरफॉर V इज इक्वल टू Q1 माइनस ऑफ जो चार्ज, ये देखो ये चार्ज, तो Q1 माइनस ऑफ Q1 C2 माइनस ऑफ Q2 C1 डिवाइड बाय C1 प्लस ऑफ C2। इसको किससे डिवाइड करिएगा? इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप, नीचे क्या लिखा हुआ है C1 प्लस C2, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इज इट क्लियर? थिंक अबाउट इट। अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछिए। पहले मैंने आई गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। तो अब जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो उसको किसी एक कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल के वैल्यू में लिख दूं, मतलब पुट कर दूं, तो उससे फाइनल वोल्टेज पता चल जाएगा उस कैपेसिटर का। सर जी, नीचे C1 नहीं होगा, नीचे C1 नहीं होगा, कहाँ पर? मतलब Q1 माइनस वो हाँ हाँ चार्ज हाँ, C1। ये C1 होगा सर, C1 प्लस C2, सॉरी। थैंक यू शिवांग। ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया है? नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ एरो वेरो दिखा दूं। ये चार्ज उठा के मैंने इसमें रख दिया है और ये रखने के बाद इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा जरा। डन सर। हर्षित, इरेज कर दूं? सर एक मिनट। लास्ट में V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। लास्ट में V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 सिर्फ होगा और नीचे कुछ नहीं आएगा, C1 प्लस C2 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हर्षित हो गया? यस सर। मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर बता सकूं। ठीक है, यहाँ देखिए V की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 C1 प्लस ऑफ Q1 C2
minus of Q1 C2 और ये minus of minus will be equal to plus of Q2 C1 divided by what? तो divided by C1 into C1 plus of C2 ये आएगा, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो कुछ तो कैंसिल होना चाहिए। Q1 C2 और ये वाला Q1 C2 कैंसिल हो रहा है, C1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये C1 इस C1 से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दिस इज द फॉर्मूला। ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया करता हूँ नॉर्मल क्लासेस में, तुम मैं सिर्फ ये ड्राइव करके बता रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसका मतलब कि whenever the two capacitors are connected to each other, मतलब if the two capacitors are at different potential and if they will be connected to each other, then the charge from the capacitor at higher potential will flow to the capacitor at lower potential till their potential becomes equal, and this is the case. V will become equal to Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2. This is the final voltage. ठीक है, नोट करिए इस रिजल्ट को। एक और छोटी सी बात क्या है, नोटेड, वेरी गुड सवान। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए इसमें तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी चीज बेटा इस केस में भी व्हेनेवर द चार्ज फ्लोज तो देयर इज ऑलवेज अ एनर्जी लॉस, एंड यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सर यहाँ पर हीट के फॉर्म में क्यों? रीजन इज सेम कि भाई जब आप सेल को कनेक्ट करते हो कैपेसिटर के साथ तो वहां भी कनेक्टिंग वायर था, एंड कनेक्टिंग वायर हैज रेजिस्टेंस, एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस some energy is lost in the form of heat. Similarly यहाँ पर भी when you have connected the two capacitors, जब आपने दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया है, then also the same thing is happening कि यहाँ पर भी दो कैपेसिटर are connected by same conducting wire. तो अगर conducting wire है तो there will be some resistance in the wire, and because of that resistance some energy will be lost in the form of heat, right? ये तो सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस कितना होगा, how will you calculate that? तो इसको थोड़ा सा मैं सिंपल दिखा देता हूं ताकि आपको बातें ज्यादा आसानी से समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमें सिर्फ एनर्जी लिखना है, तो हमें एक बात मालूम है कि ये पहले इनिशियल वोल्टेज इन दोनों का अलग है, बट फाइनल वोल्टेज विल बिकम सेम। तो सर एक बात सोचो, इनिशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. What is the value of final value of potential energy? What is the final value of potential energy? तो क्या लिखेंगे आप? तो final value of potential energy will be written as equal to half into C1 V का square plus of half into C2 into V का square. I hope you are getting my point. Yes, क्योंकि sir. finally the voltage of both the capacitor will become same. तो इसलिए दोनों का वोल्टेज V लिखा जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 रह जाएगा और ये V का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और V क्या आया है तो अगर आप देखेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ये आया है V। सर ये कैसे लिख दिया, V तो पीछे कुछ और आया था, Q1 प्लस Q2 आया था, तो भाई Q1 को मैं C1 V1 लिख सकता हूँ ना यार, और Q2 को मैं C2 V2 लिख सकता हूँ ना मेरे भाई। Yes, sir. तो तुम्हें नहीं आया भाई, चार्ज लिखूं या चार्ज को कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज लिखूं, बात तो सेम ही है। तो C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 यहां से लिख सकते हैं। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे बेटे, सबको समझ में आ रहा है? मानस, मनस्विन एज यूजुअल लेट आए हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? यशवर्धन, Yes, यू sir. फाइनल अगर आप लिखेंगे बेटा तो आप नहीं इसको ऐसे सर, लिखेंगे, हाफ। आज मैं सही टाइम पे आया। अच्छा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। डिड यू अंडरस्टैंड? एक C1 प्लस C2 कहाँ गया? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाले एक C1 प्लस C2 से नीचे वाले एक C1 प्लस C2 उड़ गया, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो फाइनल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खुद कभी फुर्सत में बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। V1 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मुझे एक बात बताओ ऑल ऑफ यू, ये दूसरी इक्वेशन मैं कह लेता हूँ, मुझे एक बात बताओ, वैसे तो यहीं से देख के आपको समझ में आ रहा है, क्या इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज आर सेम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस जो हमने लिखा है? इज इट सेम? बिकॉज पोटेंशियल इनिशियल वाला और फाइनल वाला इज नॉट सेम, तो अनडाउटेडली क्या एनर्जी भी सेम होगी या वो भी नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी सर। सर वो भी सेम नहीं होगी, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स ऑन वोल्टेज
and because the final voltage is different from the initial value of voltage, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फाइनल वोल्टेज और फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का चेंज आया है, और चेंज का मतलब दो होता है, या तो एनर्जी का लॉस हुआ है या एनर्जी का गेन हुआ है। लॉजिकली दिमाग ये कहता है कि एनर्जी का गेन तो नहीं हो सकता, हुआ होगा तो लॉस ही हुआ होगा, लॉजिकल है ना। तो एक काम करते हैं, अब लॉजिकली हम सही हैं या गलत है उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज निकाल लो। चेंज निकालने के लिए आइदर यू कैन सब्ट्रैक्ट इनिशियल फ्रॉम फाइनल और इनिशियल फाइनल फ्रॉम इनिशियल, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई नो दैट, पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है कि आई नो दैट के एनर्जी का लॉस होगा, और मुझे रीजन भी पता है एनर्जी का लॉस इसलिए होगा क्योंकि अगेन कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस देयर विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये तो मुझे पता ही है, तो इसलिए मैं इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और मैं अगर कर रहा हूं, अगर मान लो कि मेरा मानना अगर गलत होगा तो इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव, तो हम कहेंगे कि निगेटिव अगर आए तो यू फाइनल विल बी ग्रेटर देन इनिशियल, तभी तो निगेटिव आएगा। बट अगर सोचो मैं ये सॉल्व कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव नहीं आए बल्कि पॉजिटिव आ जाए, तब तो मैं यही कहूंगा कि इनिशियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फाइनल। तब तो मैं यही कहूंगा कि इनिशियल किसके बड़ा है, इनिशियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फाइनल। फिर तो वही बात आएगी, मतलब एनर्जी का लॉस जस्टिफाई हो जाएगा। जब आप ये करके देखोगे ना तो आपको मिलेगा ये यू आई माइनस ऑफ यू एफ, करके देख लेना, ये आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऐसे, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं याद रहेगा तो फिर तो आपको हमेशा यही करना है, इनिशियल निकालो फाइनल निकालो, दोनों का डिफरेंस। अनडाउटेडली अगर तुम देखो तो कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो कैपेसिटेंस तो वैसे ही पॉजिटिव है। V1 माइनस V2 का रिजल्ट निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर उस निगेटिव भी हो गया तो उसका स्क्वायर करोगे आप अल्टीमेटली। तो अगर आपने रिजल्ट का स्क्वायर किया है तो निगेटिव भी आएगा, तब भी उसका स्क्वायर विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है डेल्टा यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट एनर्जी is lost in the form of heat। इसमें एक और फॉर्म में एनर्जी का लॉस हम मानते हैं, दैट इज द लाइट, कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो स्पार्क्स भी निकलते हैं, तो हीट या लाइट दोनों ही कह सकते हो, जनरली हीट कह लो। तो एनर्जी का अल्टीमेटली लॉस हुआ है, सो इनिशियल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। डन सर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर इसको इरेज करते हैं, एक दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कैपेसिटर पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए सर, क्वेश्चन कर लो एक दो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, कि भाई ये कैपेसिटर मान लो, इस पे कैपेसिटेंस मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड है, इस पे चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। दूसरा कैपेसिटर है ये 6 माइक्रोफैराड है एंड चार्ज इज ऑफ 12 माइक्रोकूलम। आपसे कहता है कि दिस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये दोनों कैपेसिटर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने इनिशियली। ये इनिशियल सिचुएशंस आपको गिवन है, आपको पूछा जा रहा है कि आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स with each other, find final value of potential, पहला पार्ट। दूसरा चेंज या एनर्जी लॉस्ट या हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और तीसरा क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। ये तीन चीजें मुझे चाहिए, इनिशियल चार्ज और इनिशियल कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस इनिशियल का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस भी वेरिएबल होता है, बट अभी तो हम लोग कांस्टेंट कैपेसिटर्स ही ले रहे हैं, कांस्टेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स। तो बदलेगा क्या? तो बदलेगा उस पर चार्ज। तो आपको क्या क्या निकालना है? एक तो फाइनल वोल्टेज बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और तीसरा आपको बताना है कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। करिए सर। डन। चलो, आई डोंट नो आंसर क्या होगा इसका, बट मेरे पास जो अभी तक आंसर पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ शिवांग का ही आंसर आया है, बाकी लोग स्टिल दे आर सॉल्विंग इट। तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा, बिकॉज यू ऑल हैव द फॉर्मूलाज, है ना, वो अभी आपने लिखा है, तो यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द रिजल्ट्स। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज राइट इन दैट फॉर्मूला। तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो क्या होगा सर, कॉमन पोटेंशियल अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखा था हमने? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 दैट इज 20 प्लस ऑफ 12 divided by C1 plus C2 4 plus of 6, that will be equal to what? Common potential will be equal to 32 by 10. So 32 by 10 will be equal to what? 16 by 8, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 16 by 8, नहीं sorry, 16 by 5, 16 by 5 volt is the final voltage. I don't know शिवांग, तो आंसर क्या भेजा था आपने? आपका आंसर क्या है शिवांग? आपका आंसर है, पता नहीं आपने कौन सा आंसर क्या भेजा है, 10 to the power minus 7 और 10 over minus 19, पता नहीं क्या क्या किया है आपने। तो इसका जो आंसर है 16 by 5 वोल्ट, ये आंसर दिखाई दे रहा है आपको किसका? तो दिस इज द आंसर फॉर कॉमन पोटेंशियल, और द फाइनल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो आपका आंसर है वो कितना है? 16 by 5 है। हीट एनर्जी का लॉस कितना होगा? जितना एनर्जी का चेंज होगा वही हीट एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का चेंज कितना होगा? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ इनटू C1 C2। C1 की वैल्यू कितनी? C1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ 6 इनटू V1 माइनस V2। अब यहाँ पर V1 और V2 आपको नहीं पता है ना? V1 V2 नहीं पता है, तो V1 बाई V2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, Q1 बाई C1 माइनस ऑफ Q2 बाई C2। टेल मी यस और नो? अरे V को आप Q बाई C लिख सकते हो ना? ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ
into 24 by 10 into Q1 by C1. Q1 is 20 divided by C1 is 4 minus of Q2 that is equal to 12 divided by 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू ये 12, तो ये आ जाएगा 12 by 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 is the 6, 2 2 is the 4, सर वो तो 12। cancel हो गया कौन सा कैंसिल हो रहा है? सर, 4 5 is 20 and 6 to the 12। हाँ वो अभी, Definitely। हाँ वो कैंसिल कर, यस यू कैन कैंसिल इट आउट, तो फिर इतना टाइम क्यों खराब करें। 4 4 5 is the 20, 6 2 the 12, तो ये वाला कितना हो गया 12 और 10, तो ये हो जाएगा 6 by 5 इंटू 5 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, तो 54 by 5 माइक्रोजूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस। इज इट करेक्ट? Yes sir। लास्ट केस क्या है, लास्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्जेस। मैं तो क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, अब आपको फाइनल वैल्यू ऑफ चार्जेस बताना है। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज? तो फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या आएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या आएगा, फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू C इंटू V, तो कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। अब V क्या हो गया, V becomes equal to 16 by 5, so this will be equal to 64 by 5. This will be the final value of charge on one capacitor. On another capacitor it will be equal to what, 6 microfarad multiplied by 16 by 5, that is equal to 96 by 5 microcoulomb. This is the final amount of charge. ठीक है सर, जल्दी से नोट करिए, एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, एवरी वन ऑफ यू। सर फिर से क्वेश्चन आपका वही है, सर फिर से आपका क्वेश्चन वही है कि आपके दो कैपेसिटर्स हैं एंड बोथ ऑफ द कैपेसिटर्स आर एट डिफरेंट वोल्टेजेस। ठीक है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड, और दूसरे वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन का मतलब आपको बताना है फाइंड फाइनल वोल्टेज, फाइंड फाइनल वोल्टेज। दूसरा आपको बताना है चेंज इन एनर्जी। तीसरा आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। करिए।
सर आंसर आए हैं आप लोगों के? फिर से वही तीन क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल वोल्टेज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। जल्दी सर, फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है आप लोगों को। करिए करिए। चलिए सर मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, अगर इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज चार्ज आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, आपको वोल्टेजेस के फॉर्म में ये गिवन है। तो वैसे भी अगर Q1 प्लस Q2 लिखना है तो Q1 की वैल्यू C into V लिखी जाएगी यहाँ पर, बस इतना है। 6 multiplied by 2 plus of 4 multiplied by 8 divided by C1 plus C2 that is equal to 6 plus of 4। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 12 प्लस ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 44 बाई 10 इज इक्वल टू कितना, 22/5। 22/5 मेरे हिसाब से तो 22/5 वोल्ट आ रहा है। हाँ ना बोलो भाई, हर्षित, मानस। Yes, sir. यस सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, मतलब हीट एनर्जी का लॉस कितना होगा, या एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू C1 C2। C1 C2 का मतलब हो गया सर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2। तो यहाँ पर डायरेक्टली V1 V2 गिवन है, तो 2 माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 करो या 2 माइनस 8 करो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 24/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ऑफ 8। 2 माइनस ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई, 212। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया, ये 26 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 36। सॉल्व करके देखो कितना आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? यस यस सर। ठीक है, लास्ट वन। लास्ट पार्ट, फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। तो फाइनल वोल्टेज आपको पता है कि फाइनल वोल्टेज कितना आया था यहाँ पर, 4.4. 4.4 वोल्ट 4.4। चलो, तो फाइनल वोल्टेज विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 4.4, और इसका जो दूसरे वाले का होगा दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.4। These are the final values of charges। हो गया सर, सबको क्लैरिटी है ऐसे क्वेश्चंस की? यस सर। इरेज नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं? यस सर। सबने कर लिया होगा शायद, मेरे हिसाब से तो सबने खुद ही कर लिया। ठीक है, मनस्विन इरेज करूं? यस सर। सर फाइनल वोल्टेज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो उसमें डायरेक्टली Q1 चार्जेस गिवन नहीं है, तो चार्ज को हम C इंटू V लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। बस वही यूज किया है। Charge on the capacitor can be written as product of capacitance and voltage of the capacitor। यस सर, लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे की बात करें तो देखो ये तो हो गया सर सिंपल बेसिक कैपेसिटर्स विद, बेसिक का मतलब ये है कि कैपेसिटर ओनली विद एयर बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कैपेसिटर में भी प्लेस करेंगे और वहां पर भी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सीखेंगे। तो ये सारी चीजें करेंगे, बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो टॉपिक का नाम लिखिए डाइलेक्ट्रिक, 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 डाइलेक्ट्रिक इज अ सिंगल वर्ड। तो डाइलेक्ट्रिक, पहले तो हम इस टॉपिक को समझेंगे डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या, पहले इस बात को समझिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर, फिर उसके बाद हम उसको समझेंगे कि भाई कैपेसिटर में कैसे वर्क करेगा या क्यों प्लेस करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक आर स्पेशली इंसुलेटर्स, रिमेंबर दैट, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं। कैसे इंसुलेटर हैं ये, तो ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर है जिसमें फ्री चार्जेस तो इसमें भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब ही है कि उसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होंगे या उसके अंदर चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि उसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है या चार्ज कैन नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दीज मटेरियल्स, तो उसको हम इंसुलेटर तो है ही है। वो इंसुलेटर की बेसिक मतलब ही यही होती है कि जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। इंसुलेटर का मतलब यही होता है ना कि चार्जेस होते हैं बट वो फ्री नहीं होते हैं, मतलब वो चार्ज फ्लो नहीं हो सकते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में चार्जेस फ्री होते हैं, फ्लो करते हैं, बट इंसुलेटर में चार्जेस फ्री नहीं होते, वो फ्लो नहीं करते हैं। तो फिर सर डाइलेक्ट्रिक क्या है, अगर इंसुलेटर ही है ये तो फिर अलग से क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम। तो याद रखो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्ट्रिक्टली हैं तो इंसुलेटर ही, बट अगर उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, if it is placed inside an external field, the charges gets induced on the two surfaces of the dielectric, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पोलराइज कर सकते हैं हम इस तरह के मटेरियल को बाय कीपिंग इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नॉर्मल देखो, कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिसपे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख दो, उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। बट कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़े। अब असर का क्या मतलब है सर, ऐसे डाइलेक्ट्रिक के असर का बेसिक मतलब यह है कि उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल है वो इंड्यूस हो जाए, या एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाए, या एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ऐसे इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए तो लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक में लिख लीजिए, दीज आर एसेंशियली इंसुलेटर्स, इसमें लिख लीजिए दीज आर एसेंशियली इंसुलेटर्स, these are essentially insulators in which dipole moment induces when placed in external field. Dipole moment induces when placed in external field. Dipole moment induces when placed in external field. When placed in external field, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब देखिए सर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली तो ऐसे में, अब देखो फर्दर इस डाइलेक्ट्रिक का दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप्स क्या हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप्स ये हैं कि एक को हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक्चुअली में ऐसे मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता हो, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो पोलर कहलाएगा, और ऐसे मटेरियल्स जिसके मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो वो नॉन पोलर कहलाता है। क्या मतलब हुआ सर,
पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। अब याद करो क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग ऐसा कोई चैप्टर आया होगा, उसमें आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, CH3OH का मॉलिक्यूल, ठीक है, इन सब का डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इस पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से मटेरियल्स हैं? ये ऐसे मटेरियल हैं जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे O2, जैसे CO2। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये भी दो तरह के देखे गए। एक तो वो जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है, और एक वो जिसमें इंडिविजुअल डाइपोल मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्लियर है? समझ रहे हो? यस तो सर। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट होता है, मान लो अगर मैं ऐसा डाइलेक्ट्रिक कंसीडर कर भी लूं, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें डाइपोल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तो इसमें आपका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इधर, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी ये ऐसे होगा। तो होता ये है बेटा कि इसको जब आप नॉर्मल कंडीशन में छोड़ोगे ना, एट नॉर्मल कंडीशंस, रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर जो भी कह लो आप, तो इसके जो डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, इनका ओरिएंटेशन सब अलग अलग रैंडमली ओरिएंटेड होता है, सब इधर उधर, ठीक है। ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, कि जैसे एक बात समझो कि इसका डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो देयर विल बी अ मॉलिक्यूल whose dipole moment will be exactly opposite to this, और बिकॉज सब मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं तो सबका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी। भाई अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज वाटर, तो वाटर का हर मॉलिक्यूल H2O ही है ना, तो सबका डाइपोल मोमेंट तो सेम होगा। बट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शंस या रैंडम ओरिएंटेशंस, नेट डाइपोल मोमेंट की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी? तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो है, बट नेट फिर भी कितना आ रहा है? 0। और नॉन पोलर क्या है? तो नॉन पोलर का तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो उसमें तो वैसे ही नेट 0 आएगा। यार तुम्हें नहीं आई मेरी बात समझ में? अब एक बच्चे ने बोला कि सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या? भाई डिफरेंस इसी बात का है, डिफरेंस इसी बात का है कि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें नहीं होता, इसलिए दो कैटेगरी में बांट दिया हमने, ठीक है। बट दोनों का बिहेवियर एक्सटर्नल फील्ड में एक ही जैसा होगा, ठीक है। बस ऐसे ही सिर्फ हमने दो कैटेगरी, बस इसको डिवाइड इसलिए कर दिया है ताकि डाइलेक्ट्रिक में जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हो ही नहीं, हो भी सकता है, बट फिर भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल possess dipole moment, individual molecule do not possess dipole moment। दोनों का ये डिफरेंस है, पहले इसको नोट करिए आप लोग। इसका एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे पोलर मॉलिक्यूल का, तो H2O। इसका दूसरा एग्जांपल अगर कुछ पूछ ले कोई, तो NH3 अमोनिया के भी मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो O2, CO2 एक्सेट्रा, यहाँ पर भी। अब इसका बिहेवियर कैसा होगा एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप इसको प्लेस करोगे? तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए सर, मान लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, मेटालिक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक एक्सटर्नल फील्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये E0 मान लीजिए। इस पे प्लस सिग्मा इज द चार्ज, इस पर माइनस सिग्मा इज द चार्ज। कोई इशू? यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत? इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाके प्लेस कर दिया, एक स्लैब विच इज मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको लाके हमने प्लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब मान लो फॉर इंस्टेंस कि हमने ये हम पर पोलर डाइलेक्ट्रिक लाके रख दिया, तो मैं आसानी दोनों में से कोई सा भी लाओ बिहेवियर सेम होगा। सर अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं डाइपोल ऐसे है, ये डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो ये डाइपोल इसी ओरिएंटेशन में रहेगा या ये डाइपोल का ओरिएंटेशन इसमें चेंज होगा, या डाइपोल विल रिमेन इन द सेम ओरिएंटेशन इन द एक्सटर्नल फील्ड, ऐसे ही रहेगा या ये कुछ रोटेट होगा, इसका कुछ डायरेक्शन कुछ चेंज होगी, कुछ होगा इसके साथ या नहीं, या ऐसे ही रहेगा? सर रोटेट होगा। रोटेट होगा, बिकॉज देयर विल बी टॉर्क, है ना। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है ना कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हेनेवर यू प्लेस अ डाइपोल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, तो भाई ऑब्वियस बात है इस पे टॉर्क लगेगा। क्या बोलते हो दोस्त? यस सर। तो इस पे टॉर्क लगेगा, विदाउट एनी डाउट इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा तो कब तक लगता है टॉर्क? टॉर्क एक्ट्स टिल द डाइपोल मोमेंट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यही तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस टॉर्क बेसिकली क्या करता है? टॉर्क बेसिकली डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यही काम है टॉर्क का। तो इसी तरह से बेटे कि इसमें सारे डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, अलाइंड हैं। जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, क्या होगा? इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही के साथ इस पे इधर नेगेटिव ये अलाइन होगा, सारा डाइपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन करेगा। कैसे अलाइन करेगा? ये अपने आप को अलाइन करेगा इसी तरह से, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से अलाइन करेगा। ठीक है, इस तरह से ये अलाइन करेगा ताकि सारे का जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर अलाइन हो सके, तो ऑल द डाइपोल मोमेंट गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। समझ आई बात? अब बेसिकली इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? ये अलाइनमेंट हो गया, यहां तक क्लैरिटी है सबको? ये अलाइनमेंट हो गया। अब हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब आगे का पॉइंट सुनिए। सर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, एंड रिमेंबर दीज मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ना। किसी भी मटेरियल में आप मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सेपरेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्चुअली में वो सेपरेशन इससे बहुत कम होगा, बहुत बोले तो बहुत। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ऐसा अलाइनमेंट होता है ना, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये इस तरह से कैंसिलेशन हो जाता है, ये इस तरह से कैंसिलेशन हो जाता है। सिर्फ जो चार्ज सरफेस पे हैं, दो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्जेस हैं वही सिर्फ रह जाते हैं, बाकी चार्जेस क्या हो जाते हैं? बाकी चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है सर, इसके बाद ये होता यह है कि ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक है ये वाला, इसके सिर्फ दो सरफेसेस पे चार्ज रह जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये ऐसा प्लेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये ऐसा। ठीक है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया? यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव 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 बस रह गया। तो ये जो चार्ज है वो ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, और इसीलिए चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कहलाती है। मतलब ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये कहीं बाहर से आया नहीं, इसके अंदर ही था। ठीक है, इसके अंदर ही था, ये कहीं बाहर से तो नहीं आया। इसीलिए हम कहते हैं इसको इंड्यूस्ड चार्जेस। इसका मतलब ऑल टुगेदर मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट हैपेंस कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, the two equal and opposite charges get induced on the two surfaces of the dielectric slab, और वो जो चार्जेस होंगे उनकी चार्ज डेंसिटी सेम होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी होगी, और दो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड। राइट है एकदम? यस सर। अब इसके बाद क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट? तो इसके बाद आपको एक बात पता है कि सर एक्सटर्नल फील्ड तो अपनी जगह वो तो है ही है, एक्सटर्नल फील्ड। इसके बाद होगा ये कि इसके अंदर भी एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, और उसको हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। एक फील्ड अंदर भी तो आ जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई कठिनाई यहां तक? कोई दिक्कत? सर जो सिग्मा इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड जो बाहर वाला सिग्मा उसके बराबर नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी वही बात बताऊंगा। पहले ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि in the case of dielectric, this external field and this induced field are not equal.
ये एक्सटर्नल फील्ड और ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है इसको मैं एक्सटर्नल लिख देता हूँ, इसको मैं एक्सटर्नल वर्ड लिख देता हूँ, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, ये है कि अंदर भी इंड्यूस होगा और कुछ फील्ड बाहर भी है, बट ये इक्वल नहीं होगा। सर हाँ, सर वो डाइलेक्ट्रिक के दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सेम है ना, सेम एंड ऑपोजिट? एक मिनट से वांगे, हाँ बोलिए। सर डाइलेक्ट्रिक के दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट है ना? बिल्कुल, सर फिर अगर हम उसी को एक गॉसियन सरफेस मान के चलते हैं तो नेट चार्ज जीरो हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो कैसे? तो गॉसियन सरफेस को अगर मान के चलोगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होगा, बट नेट चार्ज जीरो इनक्लोज जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि नेट फील्ड जीरो हो गई। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है भाई, आपने ये सब पढ़ा हुआ है शायद, ठीक है, कि अगर मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि देयर इज अ चार्ज आउटसाइड एंड देयर इज अ चार्ज इनसाइड, देयर चार्ज भी Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2, तो अगर एक चार्ज बाहर है और एक चार्ज अंदर है, तो मुझे एक बात बताइए कि इफ देयर आर टू चार्जेस, वन इज आउटसाइड एंड अनदर वन इज इनसाइड, तो जब हम इसका फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। बाहर वाला जो चार्ज है उसका तो फ्लक्स नहीं होता ना बेटा, नो सर। नहीं होता, ठीक। बट इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, Q1 का, Q2 का, या दोनों का? दोनों का। दोनों का। समझ में आई बात? Yes. इसी तरह से यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये जो दो सरफेसेस हैं इस पे, अच्छा ये इसका तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। These are not the charge on the same body, they are at the charge on two different bodies, मतलब ये दो आपस में दो अलग अलग कंडक्टर है। ठीक है, तो you cannot take a Gaussian surface between the two conductors, right? You can take a Gaussian surface inside a conductor, सेम कंडक्टर पे। वैसे तो अगर आप देखें तो फिर तो हमेशा जीरो हो जाएगा, नहीं समझ में भाई? नो नहीं आया? नहीं सर, नहीं। फिर से सुनो, जब आप गॉसियन सरफेस लगाते हो ना, तो गॉसियन मतलब गॉस लॉ लगाते हो, तो यू अप्लाई दैट गॉस लॉ टू कैलकुलेट द फ्लक्स फॉर अ चार्ज्ड बॉडी और फॉर अ चार्ज अरेंजमेंट। ठीक है, ये Yes. अपने आप में एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ये अपने आप में दूसरी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है। तो उसी डाइलेक्ट्रिक का समझ रहे दोनों हो? प्लेट्स अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग। मतलब दिस विल बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट प्लेट्स, राइट? या फिर अगर आपको ऐसे ओके। में कोई दिक्कत है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा वो फॉर द नेम से अगर हम ये बात भी मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सोचें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम ये कहेंगे कि भाई फ्लक्स जीरो होने का ये मतलब नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये बात याद रखिए सबसे पहले तो। इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यस। हमेशा इस बात को याद रखिए कि फ्लक्स जीरो होना डजंट मीन्स दैट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E into A is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। If Q enclosed is zero, ठीक है, Q enclosed is zero, तो इसका मतलब होगा कि फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Q enclosed is zero तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो इसका ये बेसिक मतलब नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर जीरो हो गया। जैसे बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स जीरो है, बट क्या बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कंसीडर नहीं हो रही है? तो हो रही है। नहीं आया? यस सर। दूसरी बात इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो इंटरनल फील्ड के बराबर नहीं होगी, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे विल नॉट बी इक्वल, दीज टू फील्ड्स विल नॉट बी इक्वल। यही अगर कंडक्टर होता, तो कंडक्टर के केस में क्या होता? इफ दिस बीइंग अ कंडक्टर, तो द रिजल्ट वुड हैव बीन व्हाट? तो अगर ये कंडक्टर होता, तो कंडक्टर के केस में ये होता कि जितना बाहर फील्ड है ना उतना ही अंदर फील्ड होता, और चार्ज तब तक इंड्यूस होता रहता जब तक अंदर की फील्ड बाहर की फील्ड के बराबर नहीं हो गई। यस सर। समझ रहे हो? यही मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का, कि कंडक्टर में बाहर आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, कंडक्टर के अंदर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक हैज अ लिमिट टू विच इट कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और टू विच द चार्ज कैन इंड्यूस इनसाइड इट, और वो उसकी एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो अभी हम डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब है किसी भी इंस्टेंट पे आप ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर नेट फील्ड लिखना हो तो समझना जरा सा, एक तो फील्ड इसकी अपनी है, ई इंड्यूस्ड, दूसरी फील्ड एक्सटर्नल है,
ई एक्सटर्नल। तो किसी भी समय पे नेट फील्ड अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड। हैविंग दीस टू सेम, तो नेट, अरे स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? हर्षित, अभिनव, मानस, आवाज आ रही है ना? स्क्रीन पर फ्रीज हो गया, अरे फ्रीज हो गया। एक मिनट रुकिए जरा सा। What happens to this again and again? अभी ये स्क्रीन पे जो लिखा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Is it visible to you people? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. हेलो, ये दिख रहा है ना? E net is equal to E external minus of E induced। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समय पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो डाइलेक्ट्रिक होगी, that will be always less than that of the external field। that means E net, इसका क्या मतलब हुआ? that is E net is less than that of external field। करेक्ट है भाई? E net की वैल्यू कितनी होगी? E net की वैल्यू will be less than external field। tell me yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि the region in which dielectric material is placed, in that region net field decreases। तो नेट फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है तो कुछ टाइम्स डिक्रीज हुई होगी, मतलब ये हाफ हो गई होगी, या 1/4 हो गई होगी, 1/3 हो गई होगी, 2/3 हो गई होगी। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इस बात को समझो, कितना फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिक्रीज होगी। अगर ये कंडक्टर होता तो हम ये कह देते कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होगा, बट ये इस केस में हम कह देंगे कि नेट फील्ड कम हो जाएगा, बट 0 तो नहीं होगा। तो नेट फील्ड कम होगा तो कितना कम हो जाएगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज कॉल्ड एज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल फील्ड, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अपॉन नेट फील्ड, ई नेट। मतलब दैट इज, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन नेट फील्ड इज व्हाट? नेट फील्ड इज ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड। ये आएगा सर आपका K की वैल्यू, ये K है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नेट फील्ड जो है यहाँ पर, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, दैट कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन K भी लिखा जा सकता है। दिस इज द नेट फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कितनी है अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एक्सटर्नल फील्ड को अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड क्या होगी। पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सर। हो गया? सर जी सर अगर डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे आ रही है? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। इसका ये मतलब नहीं होता एवरी मटेरियल हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट। ऐसा कोई भी दुनिया में मटेरियल नहीं है जो बिना एटम के बना हुआ हो। एंड द मोमेंट यू हैव एन एटम, तो इट विल मीन दैट कि यू हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। तो स्टिल अगर कोई बॉडी अनचार्ज है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि वो नेट चार्ज उस पर 0 है। इसका ये थोड़ी मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव नहीं समझ में आया? यस सर। अब आते हैं दूसरी बात पे। यहाँ पर इसीलिए वर्ड यूज हुआ है इंड्यूस। यहाँ पर ये वर्ड यूज ये नहीं हुआ है कि फ्लोज या इट इज ट्रांसफर्ड, ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और चार्ज तो कहीं भी इंड्यूस हो सकता है। चार्ज तो किसी भी पे इंड्यूस हो सकता है। क्या इंसुलेटर को हम चार्ज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। इसीलिए तो आपने पढ़ा है पोटेंशियल ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, याद करिए। बस फर्क इतना होगा कि अगर आप इंसुलेटर ले लें तो उसको आप जितना बाहर से चार्ज दोगे उस पर उतना ही चार्ज अपीयर होगा, उसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट इफ ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ कंडक्टर, तो उसको अगर आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज तो है ही, उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा,
साथ साथ उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका भी इफेक्ट होगा। यस सर, क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हो गया? यस तो इसीलिए साफ साफ बोला गया है कि इट कैन नॉट, चार्ज स्टिल कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, बट यस इसको हम पोलराइज हो सकता है ये, इसीलिए तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं। अगर ये सिर्फ इंसुलेटर होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर है, अगर दूसरे कैटेगरी में अगर चले जाएं हम, जिसमें ये काम भी नहीं होता, तो उसको सिंपली हम इंसुलेटर कहेंगे, उसको हम डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते। तो एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, राइट? यस सर, अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए आप लोग कि सर इसमें एक और कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज देख लीजिए जल्दी जल्दी, कि सर अगर इसके दो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, जैसे उसमें हुआ था प्लस, किधर हुआ था मुझे भी नहीं पता, इधर प्लस हुआ था शायद, इधर प्लस 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 ऐसा हुआ था, और इधर माइनस 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 माइनस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डाइपोल मोमेंट, ये एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मान लो कि आप इसको ऐसे सोचो ना, इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो कि इधर का माइनस चार्ज डेंसिटी और इधर का प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ठीक है? और मान लो कि लेट सरफेस एरिया इज ए, लेट सरफेस एरिया इज ए, मान लीजिए। तो ये तो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो अगर हमें चार्ज निकालना हो ना, चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? चार्ज की वैल्यू हो जाएगी चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। करेक्ट है बेटा? एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये चार्ज बन गया। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको एक तरह से ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों की अपनी अपनी वैल्यू, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा ए, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू प्लस ऑफ सिग्मा ए। तो इट इज फॉर्मिंग अ डाइपोल और नॉट? सोच के देखिए, इट इज दिस अरेंजमेंट, कैन वी कॉल दिस अरेंजमेंट एज अ डाइपोल और नॉट? यस Negative सर। positive dipole separated by this distance, let this distance be d, which is the width of the dielectric, ये d। तो इस केस में हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट विल बी दैट डाइपोल मोमेंट? तो दैट विल बी इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय d, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन दिस लेंथ एज d। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा a मल्टीप्लाइड बाय d। पता नहीं सर क्या कर रहे हो, तुम ही समझ रहे हो, यस सर। आ रहे हैं सर। है ना? तो P इज इक्वल टू सिग्मा AD को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब है कि whenever you keep a dielectric dipole moment, whenever you keep a dielectric inside an external field, तो एक तो आपने बोला कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस हो रहा है। और उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी, उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है सर सिग्मा AD। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसी एक पॉइंट पे तो इंड्यूस हुआ नहीं है, ये तो डाइलेक्ट्रिक के पूरे वॉल्यूम में इंड्यूस हुआ है। नहीं आया सर, क्या बोले सर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है या पूरे डाइलेक्ट्रिक के होल वॉल्यूम में इंड्यूस हुआ है? होल वॉल्यूम पे। फुल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली पोलराइजेशन डेंसिटी का एक नाम देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी बेसिकली डिफाइन करते हैं इस केस में, बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंड्यूस नहीं हो रहा है, इट इज इंड्यूसिंग इन होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट इंड्यूस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लिख देता हूँ पहले, तो वॉल्यूम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा AD डिवाइडेड बाय AD। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है बेटा, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी, तो पोलराइजेशन डेंसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिग्मा। दिस इज द फॉर्मूला वेयर सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इंड्यूस्ड, या सिग्मा I कह लो, जो भी कह लो। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब हो गया कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है एक्चुअली में वो चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा, या चार्ज डेंसिटी जितनी इंड्यूस हुई है उसके बराबर होगा।
नोट कर लिया? इसमें एक दो और छोटे छोटे फॉर्मूला सिखाता हूं आप लोगों को। हो गया सर? अभिनव, हर्षित, शिवांग एंड यशवर्धन। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो चलिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आगे ऐसा ससेप्टिबिलिटी फिर से एक बार आएगा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये कहता है कि जो आपका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ना, डाइपोल मोमेंट which is induced in the dielectric, that will be directly proportional to the net field inside the dielectric. E net का मतलब है net field, not the external field. E net is net field inside the dielectric. Field inside dielectric. Dielectric के अंदर की field है ये, inside dielectric. और ये जो है ये induced dipole moment है, induced dipole moment. Induced dipole moment. This is induced dipole moment, right? Induced dipole moment है और ये net, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, P induced dipole moment is equal to, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ऑब्वियसली, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई। ठीक है, ई नेट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे। इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P induced डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यही जो है ना, यही जो काई है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू epsilon naught times the electric field is called electric susceptibility. ठीक है सर, ये मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का। कोई दिक्कत तो पूछिए। एक टर्म यहाँ पर डिफाइन किया गया जिसका नाम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपको क्या बताएगा, किसी भी मटेरियल के लिए आपको ये बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना डाइपोल मोमेंट उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस होगा। दैट इज द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हो गया? यस सर। ठीक है, एक और रिलेशन कर लो आज के लिए, तो कम से कम एक और रिलेशन पे आते हैं। इस रिलेशन को लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। इस के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना। ये के जैसा थोड़ा सा स्टाइल मार के मैंने लिखा होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इस काई का मतलब है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये इन दोनों के मीनिंग्स है।
ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन लिखते हैं। ये ऐसे जो के जैसा मैंने बनाया ना, एक्चुअली में तो हम जनरली के ही लिख लेंगे, बट इस साइन का भी अपना एक नाम है, इसको कप्पा कहते हैं, कप्पा। इस साइन का भी एक अपना नाम है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। कप्पा। ठीक है, ये नॉर्मल वाला के नहीं है, ऑल्दो हम लोग आगे नॉर्मली के लिख रहे होंगे, बार बार ये कप्पा वप्पा नहीं बनाते अपन, बट याद रखना कि ये डायरेक्ट, ये वो के नहीं है जो के पहले पढ़ा था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के नहीं है। पहली बात तो ये के ही नहीं है, के जैसा दिखता है मगर ये इस साइन का नाम है कप्पा। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो ये के नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज ही मत हो। वो के अलग है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, वो अलग चीज है, और ये अलग चीज है। ये एक्चुअली में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली में कप्पा है ये साइन, बट जनरली हम लोग के कहते रहते हैं। हाँ, इस कप्पा को आप फर्दर ये कह सकते हो कि ये कप्पा का दूसरा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी भी है। इसको के का दूसरा मतलब, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हो, because relative permittivity is also the ratio of electric field or electrostatic force। याद है आप लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी? नहीं याद आ रहा? रिलेटिव परमिटिविटी बताया था ना कि दो चार्ज के बीच का फोर्स बिटवीन इन एयर टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन अ मीडियम, और वो आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसी तरह से उसको ER कहा था। तो के और ER एक चीज है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम, बट वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के था और ये कप्पा, वो सेम नहीं। खैर, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए, एक तो बात हमें पता है कि सर ई नेट जो आपने लिखा था, वो आपने लिखा था ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड, ये लिखा था आपने। और आपको मालूम है कि ई इंड्यूस्ड जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। मतलब अगर ये डायलेक्ट्रिक है, याद करो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से, ये माइनस 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 प्लस 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 प्लस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ये माइनस सिग्मा आई है और ये प्लस ऑफ सिग्मा आई है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं बच्चों। ये कैसे हुआ? क्योंकि इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट वाला फॉर्मूला, याद आया? यस सर। ठीक है, तो दोनों का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं। और सिग्मा इंड्यूस्ड को अभी आपने क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? यस सर। ये एक इक्वेशन एज ये, तो इसको यहाँ उठा के रख दो। तो ई नेट को आप क्या लिख सकते हो, ई नेट को आप लिख सकते हो ई नॉट माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, ई नेट को देखो, ई नॉट विच इज द एक्सटर्नल फील्ड माइनस ऑफ, इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, तो नेट फील्ड के वो इससे पहले का रिलेशन देखिए, इससे पहले का रिलेशन आप देखिए कि आपने लिखा है P इज इक्वल टू ई नॉट काई इंटू ई नेट, यही तो लिखा है देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई काई, ये ई नेट है याद रहे, डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से इस एप्सिलॉन नॉट को उड़ा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा उड़ा देंगे आप तो बचेगा क्या, ई नेट वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सर, ई नेट बाहर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा सर आपका 1 प्लस ऑफ काई इज इक्वल टू ई नॉट, यही तो आ जाएगा। देखिए सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काई ई नॉट बाई ई नेट। कोई बताएगा मुझे ई नॉट क्या चीज है, एक्सटर्नल फील्ड, और ई नेट क्या है, डायलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड। तो ये 1 प्लस ऑफ काई इज इक्वल टू कप्पा, यही तो लिखेंगे। देखिए, ये रिलेशन है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का। फॉर्मूला समझने में कोई इशू तो पूछो भाई, यशवर्धन, शिवांग, अभिनव एंड हर्षित। फॉर्मूले को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछिए, ये कैसे आया, कैसे रिजल्ट हमने ड्राइव किया ये वाला। सर वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। वो बता दूं, देखो आपको मालूम है कि ये अगर एक ये डायलेक्ट्रिक लिया हमने ना, और ये मान लीजिएगा इन्फिनाइटली लॉन्ग डायलेक्ट्रिक। सर इन्फिनाइटली लॉन्ग का क्या मतलब है, क्योंकि आप जो प्लेट लेते हो कंडक्टर का वो भी इन्फिनाइटली लॉन्ग लेते हो। ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपका जो प्लेट है ना, उसके साइज के कंपैरिजन में दो प्लेट के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल, तभी तो आप फॉर्मूला लगाते हो इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेट या इन्फिनाइट चार्ज शीट।
का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये माइनस 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 और ये प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये सिग्मा इंड्यूस्ड, ये भी सिग्मा इंड्यूस्ड। तो इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको एक चार्ज शीट की तरह ट्रीट करिए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव को भी अगर आप एक शीट की तरह ट्रीट करिए तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी या नहीं? यस डिड यू अंडरस्टैंड हर्षित भाई? तो वही Yes, किया sir. हमने, वही हमने यहाँ पर यूज किया है। नेट फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नेट फील्ड कह लो, ठीक है। ई नेट का क्या मतलब है? नेट मतलब एक्सटर्नल माइनस ऑफ इंड्यूस्ड, ठीक है। और एक्सटर्नल को मैंने ई नॉट मान लिया है, इंड्यूस्ड कितना है वो हम डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डेंसिटी जो होती है वो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, तो वहां से हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू कप्पा। ये तो कुछ बेसिक से रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो वो सब आपको बता दिए गए हैं सर जी। सर वो सिग्मा इंड्यूस्ड को डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हम पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस के बराबर उससे बिल्कुल बिल्कुल उसी से लिखा है जी, उसी से लिखा है। ये जो अभी आपने पीछे पढ़ा है कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, वो एग्जैक्टली सिग्मा के बराबर आया था। वो सिग्मा कौन सा है? जो डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज डेंसिटी आएगा, और जो चार्ज डेंसिटी डाइपोल पे डाइलेक्ट्रिक पे आता है उसी को तो हम इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सर फिर यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगा। हाँ, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज polarization density, this refers to polarization density। क्लियर है शिवांग यस सर। भाई? सबको ये रिलेशन क्लियर है? प्लीज एक बार हाँ ना बोलिए। सर ये रिलेशन क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा शायद आपने। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे बात करते हैं सर।